हाय फ्रेंड्स, न्यू सर्वोत्तम एग्रीकल्चर एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं मुलायम यादव जूलॉजी का आज के इस टॉपिक में आपको कबूतर पिजन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। जो क्वेश्चन यूपी कैडेट बीएचयू और आईसीआर में पूछे जाते हैं, हम बस उन्हीं सब क्वेश्चनों पर डिस्कशन करेंगे। कबूतर में पढ़ने के लिए, कबूतर आप लोग जानते हैं एक प्रकार का पक्षी है और पक्षी एक वर्ग है, क्लास है। तो पक्षी वर्ग की जितने भी लक्षण होते हैं उसको आप लोग पहले पढ़ेंगे। हमने आपको क्लास पक्षी वर्ग जो है पढ़ाया हुआ है, आप कार्ड डेटा में जाकर देखेंगे, वहाँ पर है, पहले उसको आप देख लीजिएगा, फिर आप कबूतर का चैप्टर पढ़िएगा। हम लोग शुरुआत करते हैं। कबूतर क्योंकि एक पक्षी है तो यह इसका जो अगला पैर होता है वो परों में रूपांतरित होता है। तो पहला क्वेश्चन आज क्या लिखेंगे, कबूतर का अगला पैर परों में रूपांतरित होता है। सबसे पहले हम लोग इसका वर्गीकरण की बात कर लेते हैं। कबूतर का जो किंगडम है एनिमेलिया है, फाइलम क्या है, कॉर्डेटा है, सब फाइलम वर्टिब्रेटा है, क्लास एवीज है, पक्षी वर्ग है, आर्डर कोलम्बिफॉर्म्स है, जीनस क्या हो गया इसका कोलंबा, और स्पीशीज क्या हो गए लिविया। भारत में कबूतर की 40 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें कुछ घरेलू होती हैं और कुछ जंगली होती हैं। आपको एक चीज़ मैं और बताऊं, भारत में अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि पक्षियों की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं, तो भारत में पक्षियों की 1200 प्रजातियां पाई जाती हैं। कितनी? 1200 प्रजातियां पाई जाती हैं। और जो 1200 प्रजातियां पाई जाती हैं, इनमें से 300 प्रजातियां ऐसी हैं जो दूसरे देशों से हमारे यहाँ आ जाती हैं, बिना वीज़ा बनवाए आती हैं। तो 300 प्रजातियाँ क्या हैं, वो विदेशों से आती हैं हमारे यहाँ, और 900 प्रजातियाँ भारत की खुद की हैं। कुल मिलाकर जो पाई जाने वाली प्रजातियाँ हैं वो 1200 हैं। अगर इसके हम जंतु वैज्ञानिक नाम की बात करें कबूतर का, तो आपको मालूम है द्विनाम पद्धति के अनुसार किसी भी जंतु का अगर जंतु वैज्ञानिक नाम लिखते हैं तो वो क्या क्या लिखा जाता है। तो उसमें दो ही चीज़ें लिखी जाती है, उसका वंश लिखा जाता है जिसको हम जीनस कहते हैं, और उसकी स्पीशीज लिखी जाती है। हमने बताया ना कि इसकी 40 स्पीशीज हैं, लेकिन जो हम जिस कबूतर की बात कर रहे हैं वो लीबिया की बात कर रहे हैं। लीबिया लिविंग से है ये जिसका नाम है कोलंबस लीबिया, कोलंबा लीबिया, इसको आप याद रखेंगे। कबूतर का जंतु वैज्ञानिक नाम क्या है, कोलंबा लीबिया, इसको आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके साथ साथ में आपको कुछ आर्थिक महत्व के पक्षी भी हैं जो आपके जूलॉजी की किताब में पीछे दिए हुए हैं, उसका सबका आप क्या महत्व है, कहाँ पाया जाता है, उसका बनावट कैसा है, उसके बारे में आप लोग पढ़ लेंगे। सबसे पहले हम कबूतर के मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं। कबूतर का जो शरीर होता है अगर देखा जाए तो ये 4 भागों में डिवाइड होता है। कबूतर का शरीर 4 भागों में डिवाइड होता है। जो चारों भाग होते हैं उसको आप लोग जानते होंगे। एक तो इसका हेड होता है, और उसके बाद हेड जो है नेक द्वारा या गर्दन के द्वारा जुड़ा हुआ होता है। उसके बाद ट्रंक होता है और टेल होता है। हेड, नेक, ट्रंक और टेल इसके भाग हैं। बात यह है कि जो इसका ट्रंक है, ट्रंक को हम लोग क्या कहते हैं, धड़ कहते हैं। इसको आप लोग याद रखेंगे, ट्रंक को हम धड़ कहते हैं। हेड को क्या कहा जाता है भैया, हेड को सिर कहेंगे, सिर, जैसे आप हमको सर बोलते हो उस पे छोटे को मानता लगा देना, सिर हो जाएगा। और उसके बाद नेक को हम गर्दन कहते हैं, और उसके बाद है टेल, पूंछ लोग तो आप लोग तो जानते होंगे, कार्डेटा का प्रमुख लक्षण है कि किसी न किसी अवस्था में पूंछ जरूर पाई जाती है। मनुष्य में नहीं होती, मनुष्य में जब भ्रूणावस्था होता है तो उस समय पूंछ पाई जाती है। तो हम लोग बात करते हैं एक एक करके सिर से शुरुआत करते हैं। इनका सिर गोल होता है, सिर पर चोंच होती है, चोंच में नासा छिद्र पाया जाता है और वहीं पर सीरी पाई जाती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कबूतर में सीरी कहाँ पाई जाती है। कबूतर का जो चोंच होता है इस तरह से बना हुआ होता है, यहाँ पे सीरी पाई जाती है, और इसका इस तरह से सिर होता है, यहाँ पे आंखें होती है, तो यहाँ पे सीरी पाई जाती है, और उसके जस्ट सामने नासा छिद्र पाया जाता है। बात यह है कि सीरी कभी कभी नासा छिद्र ना देकर, चोंच ना देकर सिर पूछ लिया जाता है, सिर ऑप्शन में रखा रहता है। तो सिर जो चोंच है वो सिर से ही लगा हुआ होता है,
तो सीरी या तो सिर ऑप्शन होगा या फिर चोंच होगा जहाँ पे सीरी पाई जाती है। ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि सीरी कहाँ पाई जाती है। एक जोड़ी नेत्र पाया जाता है और इसके मुख में दांत मतलब चोंच में दांत अनुपस्थित होते हैं। आप लोग हमें एक कमेंट करके बताएंगे वह कौन सी पक्षी थी जो अब विलुप्त हो चुकी है जिसके मुख में या चोंच में दांत पाया जाता है। देखते हैं कितने लोग कमेंट करके बताते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। उसके बाद गर्दन की बात आती है। गर्दन में जहाँ तक बात है, कबूतर का जो गर्दन होता है आप लोग देखते होंगे बहुत सुंदर दिखता है और इसका जो गर्दन है वो लंबा होता है और लचीला होता है। कबूतर का गर्दन लंबा और लचीला होता है। जब कबूतर गुट्टर गूं करता है तो वो अपने गर्दन को ऐसे ऐसे क्या करता है, फ्लेक्सिबल ऐसे ऐसे करता रहता है, जो इसलिए समझ में आता है कि ये कैसा होगा, इसका जो गर्दन है वो लचीला होता है। उसके बाद हम लोग धड़ की बात करते हैं। धड़ जो है कबूतर के शरीर का सबसे बड़ा भाग क्या कहलाता है, धड़ कहलाता है। धड़ पर ही एक्चुअली कबूतर के पूरे शरीर में क्या होते हैं, पर होते हैं, जिसको हम लोग इनका पूरा शरीर किससे ढका होता है, परों द्वारा ढका हुआ होता है। लेकिन जो उड़ान पर होते हैं जिसको कंटूर पिच कहते हैं, उड़ने में सहायता करने वाले पर जो होते हैं वो गर्दन से किससे, धड़ से जुड़े हुए होते हैं। अगला पैर, क्वेश्चन पूछाता है कि कबूतर का जो अगला पैर होता है वो किस में परिवर्तित हो जाता है, तो कबूतर का अगला पैर किसमें, परों में, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फीदर्स कहते हैं। फीदर्स, अगला पैर जो है परों में परिवर्तित हो जाता है, जो कि क्या होता है, नॉन लिविंग होता है। नॉन लिविंग का मतलब निर्जीव होता है ना, निर्जीव होता है, मृत नहीं, निर्जीव नहीं होता है। एक्चुअली कबूतर का या किसी भी पक्षी का जो फर होता है जिसको हम फीदर्स कहते हैं वो क्या होते हैं, मृत होते हैं। ओके, मरे हुए, नॉन लिविंग नहीं, मृत लिखेंगे। एक क्वेश्चन क्योंकि इंपॉर्टेंट है, आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। इनके जो पंख होंगे वो क्या होंगे, मृत होंगे। ओके, अगली हम लोग बात करते हैं उड़ने में। इनके जो इसमें तीन पंख पाए जाते हैं, कंटूर पिच, डाउन पिच और रोम पिच। और जो कंटूर पिच है उड़ने में सहायता करता है, उसके नीचे डाउन पिच होता है, उसके बीच बीच में रोम पिच लगे हुए होते हैं जो शरीर का ताप नियंत्रित करते हैं। कबूतर के शरीर का जो ताप होता है वो 43 डिग्री सेल्सियस 33.3 डिग्री सेल्सियस होता है। इसको आप याद रखेंगे। कबूतर के शरीर का जो ताप होता है 43.3 डिग्री सेल्सियस 43.3 डिग्री सेल्सियस होता है। पैर भी धड़ से ही लगे हुए होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं इसके टेल की, पूंछ की। पूंछ बहुत इंपॉर्टेंट है। पूंछी भाग पर, कबूतर के पुच्छी भाग पर एक ग्रंथि पाई जाती है। आपको पता है, क्वेश्चन एक पूछा जाता है, कबूतर के एक अंग होता है जहाँ पर क्या होता है, तैलीय पदार्थ स्रावित होता है, जिसको हम कहते हैं प्रीन ग्रंथि। क्या कहते हैं, प्रीन ग्रंथि। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि कबूतर में प्रीन ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, तो कबूतर में प्रीन ग्रंथि पाई जाती है कहाँ पे भैया, याद रखेंगे, पुच्छीय भाग पर या पूंछ में पाई जाती है। प्रीन ग्रंथि का कार्य क्या है, तैलीय जैसे पदार्थ को स्रावित करना। होता क्या है कि तैलीय जैसा पदार्थ स्रावित करना, तैलीय जैसा पदार्थ का कार्य क्या है, कबूतर देखिए स्नान तो बहुत ज़्यादा करते नहीं है कबूतर, लेकिन धूप में जब वो रहते हैं तो आप लोग देखते होंगे वो चमकते रहते हैं, है ना। तो वो जो उनके शरीर में चमक होती है कहाँ से आती है, वो क्या करते हैं, अपने मुख में प्रीन ग्रंथ से तैलीय पदार्थ लेकर अपने जो उनके पर होते हैं उस पर पॉलिश कर देते हैं। तो क्या हो गया, वो इसलिए वो चमकते रहते हैं। ये तो हो गया इसके बनावट की भाग कि कबूतर में किस तरह से इनका बनावट होता है। अब बात है कि कबूतर में एक जोड़ी आँख होती है, आँख पे निवेशक पटल भी होता है और निवेशक पटल के साथ साथ इसमें पलकें भी होती हैं। कबूतर में निवेशक पटल के साथ साथ पलकें भी होती हैं। एक जोड़ी नासा छिद्र भी कबूतर में पाया जाता है। एक जोड़ी नासा छिद्र पाया जाता है कबूतर में। अब हम लोग अगर इसके कबूतर के आवाज़ की बात करें कि कबूतर कहाँ पाया जाता है, आप लोग एक चीज़ एब्जॉर्व किए होंगे, देखे होंगे, कबूतर प्रायः वहाँ पर रहते हैं जहाँ पर मनुष्य नहीं रहते हैं। मीन्स जो बहुत पुरानी इमारतें होती हैं या पुराने कुएं होते हैं, वहाँ पे कबूतर जो है
अपना पिजन होल बनाता है और उसमें रहता है। कबूतर का जो घोंसला है क्या कहलाता है? कबूतर का घोंसला पिजन होल कहलाता है। क्या कहलाता है? पिजन होल। इसको आप याद रखेंगे। एक्चुअली घोंसला एक अलग चीज़ होता है। कबूतर कभी भी घोंसला नहीं बनाता है। कबूतर क्या करता है? घास फूस इकट्ठा करके उसी पर अंडा दे देता है, जिसको हम उसका घोंसला कहते हैं। खुद का उसका जो घोंसला है उसको हम पिजन होल कहते हैं। क्या कहते हैं? पिजन होल। कबूतर का घोंसला क्या कहलाता है? पिजन होल कहलाता है। इसको आप लोग याद रखेंगे। अब अगर हम लोग इसके जीवन चक्र की बात करें तो कबूतर का आपको हमने निवास स्थान तो बता दिया कि क्या है, पुरानी इमारतें हैं, फैक्ट्रीज हैं, इसके साथ साथ में जो कुएं होते हैं पुराने, वहाँ पे भी ये कबूतर पाए जाते हैं। कुछ पालतू कबूतर भी होते हैं। ठीक है। अब अगर आवास की बात करें तो जीवन चक्र की बात अगर इन लोगों में किया जाए तो बात यह है कि सबसे पहले इनका जो कबूतर में जनन होता है, जनन से हम प्रारंभ करते हैं। कबूतर में ग्रीष्म ऋतु में जनन प्रारंभ हो जाता है। कबूतर का जन्म काल क्या है? ग्रीष्म ऋतु है। अब बात यह है कि जब क्वेश्चन एक पूछा जाता है कि नर कबूतर किस समय सबसे ज़्यादा फुर्तीला हो जाता है, तो आप आंसर क्या लगाएंगे? वो नर कबूतर जनन काल के समय सबसे ज़्यादा फुर्तीला हो जाता है। अब क्या है, आप लोग एक नाम सुने होंगे कोर्टशिप। कोर्टशिप नाम सुने होंगे, जिसको कहा जाता है अनुरंजन प्रेम। अनुरंजन प्रेम, अनुरंजन प्रेम या कोर्टशिप। कोर्टशिप क्या होता है? जो नर कबूतर होता है वो जनन काल के समय में क्या करता है, मादा कबूतर के जो झुंड होते हैं वहाँ पर जाता है और वहाँ पे विभिन्न प्रकार का नाच करता है, डांस। और डांस करके उनको, जो मादा कबूतर है उनको अपनी तरफ क्या करता है? आकर्षित करता है। तो इस उनको अपना एक तरह का प्रेम दिखाता है। ठीक है। तो इस प्रेम को क्या कहते हैं? अनुरंजन कहते हैं या कोर्टशिप कहा जाता है। इस अनुरंजन के बाद जो कबूतर है मादा कबूतर के साथ मैथुन की क्रिया करता है और अपना जो क्लोएका है, एक्चुअली कबूतर में उत्सर्जन और जनन एक ही छिद्र द्वारा होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? अवस्का द्वार, क्लोएका। क्लोएका से वो अपनी जो उसका पेनियल है, सूख है, उसको उसके माध्यम से बाहर निकालता है और उसी के माध्यम से कबूतर के मादा के शरीर में स्पर्म को छोड़ देता है। ठीक है। तो स्पर्म छोड़ देता है। इस तरह से मैथुन की क्रिया संपन्न हो जाती है। इस तरह से मैथुन की क्रिया इसमें कबूतर में संपन्न हो जाती है। अब बात यह है कि मैथुन होने के बाद मैथुन होता है। मैथुन होने के बाद इनको चिंता हो जाती है कि हम अपने जो हमारे बच्चे होंगे उनको हम कहाँ पे रखेंगे, कैसे क्या करेंगे, अंडे कहाँ देंगे। तो नर और मादा दोनों कबूतर मिलकर क्या करते हैं? घोंसले का निर्माण करते हैं। यूपी कैडेट में क्वेश्चन पूछा गया है कि घोंसले का निर्माण कौन करता है? तो घोंसले का निर्माण नर और मादा दोनों कबूतर मिलकर करते हैं। घोंसले का निर्माण नर और मादा दोनों कबूतर आपस में मिलकर करते हैं। उसके बाद मादा कबूतर अंडे देती है। अंडा देने का काम कौन? मादा कबूतर करती है। अब बात यहाँ पे है कि नर कबूतर में एक जोड़ा वृषण होता है, जबकि मादा कबूतर में एक जोड़ा अंडाशय होता है। एक जोड़ा वृषण, एक जोड़ा अंडाशय। अब बात यह है, कबूतर में जो बायां अंडाशय और अंडवाहिनी होती है, कबूतर में जो बायां अंडाशय और अंडवाहिनी होती है, उसी में वो क्या होता है? फंक्शनल होता है, वही विकसित होता है और उसी से अंडे प्राप्त होते हैं। मीन्स कबूतर में पाया तो एक जोड़ा अंडाशय जाता है, लेकिन दाहिना अंडाशय और अंडवाहिनी अविकसित होती है, वो अंडे का निर्माण नहीं करती है, मतलब ओवम वो नहीं बनाती हैं। विकसित, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि कबूतर में विकसित अंडाशय की संख्या कितनी होती है, तो एक होती है। और कौन सा होता है? बायां अंडाशय और बाएं अंडवाहिनी। अंडवाहिनी में ओविडक्ट में ही निषेचन होता है, कबूतर में अंतः निषेचन पाया जाता है। उसके बाद माता कबूतर अंडे देती है। अंडे की रखवाली और अंडे सेने का कार्य नर और मादा दोनों करते हैं। अंडे की रखवाली और अंडा सेने का कार्य नर और मादा दोनों करते हैं, इसको आप याद रखेंगे। अब दूसरी बात अगर हम लोग करें कि अंडे से बच्चे निकलते हैं, बच्चे निकलने के बाद
बच्चे कुछ दिन तक घोंसले में रहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं नीडवासी। क्या कहते हैं भैया? जिसको हम लोग नीडिकोलस कहते हैं। क्या कहते हैं? नीडिकोलस, नीडिकोलस या नीडवासी। इसको हिंदी नीडवासी मतलब कुछ दिन तक एक घोंसले में अपना समय व्यतीत करते हैं। इनके जो बच्चे होते हैं, इनके बच्चे घोंसले में कुछ दिन तक अपना समय बिताते हैं। तो ऐसे बच्चे जो अंडे से निकलने के बाद कुछ दिन तक घोंसले में रहते हैं, उनको क्या कहा जाता है? नीडिकोलस या नीडवासी कहा जाता है। इसमें आपको मालूम है गौरैया है, आप लोगों को पता होगा, जिनके बच्चे ऐसे होते हैं, और कबूतर के भी बच्चे ऐसे होते हैं। दूसरी बात, अब बच्चे पैदा हो गए, बच्चे निकल आए, अब उनको दूध की आवश्यकता होगी। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि कबूतर में दूध पिलाने का कार्य कौन करता है? तो कबूतर में दूध पिलाने का कार्य नर और मादा दोनों करते हैं। कबूतर में दूध पिलाने का कार्य नर और मादा दोनों करते हैं। इसके बाद क्या होता है? दूध पिलाने के बाद बड़े हो जाते हैं। अब यहाँ पे बात ये आई कि दूध कहाँ से स्रावित होता है? तो कबूतर में क्रॉप होता है, अन्नपुट, वहाँ से दुग्ध जैसा पदार्थ स्रावित होता है, जो अपनी चोंच में लेकर बच्चों के चोंच में डालते हैं, और इसी को कहा जाता है दूध पिलाना। क्योंकि ये मैमिलिया तो है नहीं कि स्तन द्वारा दूध पिलाएंगे, है ना। तो इनका मतलब एक तरह से दूसरी तरह से दूध पिलाते हैं, पर दूध पिलाने का कार्य नर और मादा दोनों करते हैं। इसको आप याद रखेंगे। दूसरा है कि अगर किसी भी जंतु का या पक्षी का जो अंडे से निकलने के बाद जो बच्चा होता है, वो क्या कहते हैं, घोंसले में नहीं रहता, सीधे वो बाहर निकल जाता है, घूमने टहलने लगता है। तो इस प्रकार के बच्चों को क्या कहेंगे हम? नीडापाश्रयी। क्या कहेंगे? नीडा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नीडापाश्रयी, या इसको कहा जाता है नीडिफ्यूगस। नीडिफ्यूगस। तो दो तरह के बच्चे होते हैं, एक तो नीडिफ्यूगस होते हैं, दूसरा नीडिकोलस होते हैं। नीडिकोलस ऐसे होते हैं जो अविकसित बच्चे होते हैं, उनके रोए भी नहीं निकले होते हैं, आंख बंद होती है, उनको कुछ दिन तक जो है घोंसले में व्यतीत करना पड़ता है। एक क्वेश्चन और पूछा था कि कबूतर का अंडा कैसा होता है? तो कबूतर का जो अंडा होता है वो अति पीतकी होता है। पीतकी और अपीतकी जानते होंगे, लेसीथल और नॉन लेसीथल। लेसीथल जो है दो तरह के होते हैं, माइक्रो लेसीथल और माइक्रो लेसीथल। तो जो कबूतर का अंडा होता है वो अतिपीतकी होता है, सपीतकी होने के साथ साथ अतिपीतकी होता है। मतलब लेसीथल तो होता है, और ये माइक्रो MACRO माइक्रो लेसीथल होता है। ओके, माइक्रो लेसीथल, माइक्रो लेसीथल। तो आज का ये जो टॉपिक है कबूतर का, वो यहाँ पे समाप्त होता है। कुछ लक्षण हमने आपको बताया हुआ है, जो पक्षियों के लक्षण हैं, पक्षी वर्ग में है, उसको आप वहाँ पे जाके पढ़ लेंगे। जैसे इसमें खोखली हड्डियाँ पाई जाती हैं, छिद्रित हड्डियाँ पाई जाती हैं इत्यादि, ये सब चीज़ें आप वहाँ से जाके पढ़ लेंगे। इसके बारे में जो इसका व्यवहारिक परिचय था, और ये कहाँ पे रहता है, किस तरह से अंडे देता है और क्या करता है, ये सब सारी चीज़ें हमने आपको बताया। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।